नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज एक ही विषय रखा है, कांग्रेस अधिवेशन। गुजरात के उस पावन पवित्र धरती से जहां कांग्रेस के लिए मोहनदास करमचंद गांधी और आदरणीय सरदार पटेल ने जन्म लिया। गांधी जी के महत्व आज के कांग्रेस में इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये जो कांग्रेस के आला कमान है वो वही नामधारी है, उधारी में लेकर के गांधी बने हुए हैं। हालांकि ये पैदा कौन से योनि में हुए हैं यह तो शोध का विषय है, लेकिन गांधी है यह चर्चा का विषय है और ये चर्चा जरूरत नहीं है। मेरा आज मानना है कि क्या कांग्रेस को अधिवेशन की जरूरत है या आत्ममंथन की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, अपने क्रियाकलाप पर पुनर्विचार की जरूरत है, अपने अब तक के किए गए कामों की समीक्षा की जरूरत है। अगर इन सब विषयों पर कांग्रेस और कांग्रेस के लोग सोच ले तो मैं समझ रहा हूं कि कांग्रेस को किसी अधिवेशन की जरूरत है ही नहीं। मतलब मैं भी कई अधिवेशनों में भाग लिया हूं किसी न किसी कैपेसिटी से, और मेरा सौभाग्य है कि मैं 1991 में चंद्रशेखर जी के पार्टी का अधिवेशन हुआ था राजगीर में, मैं मंच पर था, वो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। मेरा ये सौभाग्य है। जनता दल जब टूटा तो दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में हुआ था, मैं मेन मंच पर था। मतलब मैं मेन मंच से अधिवेशन का आनंद लिया हूं, सहभागिता किया हूं, तो अधिवेशनों की कुछ जानकारी मुझे है। एक अधिवेशन था, मैं बता देता हूं अधिवेशन में होता क्या है तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या कांग्रेस को अधिवेशन की जरूरत है। अधिवेशन में रेजोल्यूशन पास होता है, राजनीतिक प्रस्ताव पास होता है, आर्थिक प्रस्ताव पास होता है, सामाजिक प्रस्ताव पास होता है, कुछ नए विचार पास होता है। तो कांग्रेस में अभी किसी तरह के प्रस्ताव पर चर्चा करने की औकात किसी की नहीं है। भाई, कांग्रेस के जो अभी अध्यक्ष है अधिवेशन में एक बेंत की कुर्सी पर बैठाए गए हैं क्योंकि सोफा पर सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी के लिए जगह आरक्षित है। अब आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी दे दी गई एक टूटी सी, वही बहुत है, वरना वो खड़े भी रह सकते थे। शायद अधिवेशन पर मीडिया कवरेज थी और दुनिया देख रही थी, इस डर से, लालच से या व्यवहार से एक कुर्सी दे दी गई होगी। तो अब उसमें अधिवेशन में क्या और निकल के आएगा, जो कार्यकर्ता वहां जाएंगे देखेंगे भाई मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष दुबक करके पीछे खड़ा है, दुबक करके सिमट करके बैठा है, तो वहां क्या राजनीतिक विचार निकलेगी, क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, मैं विचार नहीं कर पा रहा हूं, सोच नहीं पा रहा हूं। आप सोचे तो मेरे को जरूर बताइएगा। दूसरा कि राजनीतिक प्रस्ताव पास होगा कि ये करना ये करना ये करना। अब किसकी हैसियत है कांग्रेस में कि गांधी के अलावा कोई राजनीतिक प्रस्ताव पास कर दे? वहां तो यही पास होगा ना कि खाता ना बही, जो गांधी कहे वही सही। तो फिर इस अधिवेशन में पैसा खर्चा करना और लोगों को देश भर से इकट्ठा करके एक जगह बैठाने का क्या मतलब है? घूमना था तो कोई पर्यटन स्थल ले जाते, गोवा ले जाते, दमन दीव ले जाते, और कहीं लेके जा सकते थे। गुजरात में क्यों गए? वहां तो शराबबंदी है, वहां पे क्या फायदा हुआ मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मित्रों, मैं यह क्यों कह रहा हूं आप पहले जान लीजिए। देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस है। अभी जो भारत में राजनीतिक दल काम कर रहे उसमें सबसे ज्यादा पुरानी पार्टी है। जी अशोक जी, जय श्री राम, जय भारत महान। मित्रों, आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि 4 कदम आगे और 40 कदम पीछे। 2-3 बातें आपके सामने रख देता हूं, वीडियो छोटा रखूंगा। अभी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ संशोधन विधेयक। अब वो विधि बन गया है, विधेयक अब रहा नहीं, अब अमेंडमेंट ना रही, वो बिल नहीं रहा, अब लॉ बन गया है। बिल और लॉ में डिफरेंसेस में टाइम खराब होगा, वीडियो लंबी होगी।
गांधी परिवार कितना सीरियस था इस विषय में, उसका एक वानगी यह था कि राहुल गांधी सदन में आए, कुल 54 सेकंड रहे और सदन से निकल गए। 11 बजे बहस शुरू हुआ और 2:30 तक वह बोर्ड पर बहस चला। लोग अपने अपने संशोधन और अपने अपने सुझाव दिए। स्वीकार हुआ नहीं हुआ वो उनका विषय नहीं था, क्योंकि संख्या बल था, इस बिल को पास ही होना था, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सरकार के पास संख्या थी। और क्यों आपको इसकी चिंता हो, जब आपके पास संख्या था 1954 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इसको बीज बो दिया। जब आपके पास संख्या था नरसिम्हा राव के जमाने में इसमें अनाप शनाप शक्ति दे दी, रही की कसर सरदार मनमोहन सिंह से दिलवा दिया। तो संख्या के समय में आपने संख्या का सदुपयोग करके जो अनाप शनाप अमेंडमेंट किया, तो अभी वाला संख्या के समय में अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर रहा है। यह लोकतंत्र का प्रक्रिया है, इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं। आपका काम था कि आप अपने हिस्से का बात लोकसभा में रखते, आपको सौभाग्य है। मुझ जैसा आदमी को तो भाग में नहीं था कि लोकसभा में मैं जाऊं। दर्शक दीघा में भी आजकल मुश्किल होगा, या पास बनाना बड़ा दिक्कत है, जब से वो बम फेंके हैं वहां पास भी नहीं बन रहा। आपको तो बोलने का सौभाग्य है, और 2004 से है, तो आप कुल 54-55 सेकंड आएगा कि हाजिरी लगाए ताकि आपको भत्ता मिल जाए। देश यह जानना चाहता है कि आप मीडिया में वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, भाजपा का तानाशाही बता रहे हैं, सोशल साइट पर विरोध में पोस्ट कर रहे हैं, और संसद में कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप संसद में लाइन बाय लाइन बोलते हैं कि लाइन का ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, और मतदान देते। आपको सदन में सौभाग्य प्राप्त हुआ है मतदाता के रूप में मतदान दे करके इस बिल में एक वोट तो आप कम करते। आपने मतदान नहीं दिया और एक शब्द बोला नहीं, तो देश की जनता और आपके अपने कार्यकर्ता कैसे आपका बात माने कि राहुल गांधी सीरियस है, कांग्रेस पार्टी सीरियस है। एक और आपको बात बता दूं कि पूरे जीवन, पूरे साल मणिपुर आपने चर्चा किया। मैं कहता हूं कि मणिपुर की स्थिति बहुत खराब है। वहां जो महिलाओं के साथ व्यभिचार हुआ, नग्न करके घुमाई गई, उससे ज्यादा दुखद तस्वीर हो ही नहीं सकती, और मैं इसकी बड़ी और कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। मणिपुर में जब राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का बिल आया, आप वहां थे ही नहीं। तो मणिपुर की जनता, जो मणिपुर के महिलाओं से जाकर के आप मिले थे, उन महिलाओं को जब इस बात का ज्ञान होगा, क्योंकि अब आज के जमाने में आटा है कि नहीं है, डाटा सबके पास है, और सबके पास स्मार्टफोन है, और सब लोग लोकसभा की कार्रवाई अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, एक्सेसिबल नहीं है। तो समाचार की रसें जो वहां जा रही है, सोशल मीडिया जा रहा है, हर भाषा में सोशल मीडिया है। तो मणिपुर वाले अपने भाषा में वो देखेंगे ना भाई, कि भाई हमारा नेता जो हमारे सामने आने का दिखावा किया था, सदन में राष्ट्रपति शासन का विरोध में ना बोला ना मतदान दिया। यही हाल आगे की उम्मीद के रूप में प्रदर्शित की गई आपकी प्यारी बहन का है। प्यारी बहन तो वो 54-55 सेकंड के लिए भी नहीं आई। माता जी का भी वही हाल है। मतलब दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में आपके परिवार के तीनों लोग हैं। मतलब आपकी पूजनीय माता जी राज्यसभा का सीट सुशोभित कर रही हैं, और आप भाई बहन लोकसभा का कर रहे हैं। और यह तब है जब केरल से आई आपकी बहन, वहां पर मुस्लिम बहुल है। केरल, मेरा तो मानना है कि केरल भारत का हिस्सा ही अब नहीं है, क्योंकि वहां पर इस्लामिक लॉ लागू हो गया। वक्फ का सबसे ज्यादा दबाव वहां पर था, क्योंकि वहां पर मुस्लिम बहुल है, और मुसलमान जो चाहता है वहां करता है। तब भी आपकी बहन केरल से चुनाव जीत करके आई है, वायनाड से, और तब भी लोकसभा में ना तो बोली और ना ही मतदान दी। इस तरह की ढूल मूल नीति जब आप अपनाएंगे, तो फिर लोग आप पर कैसे भरोसा करेंगे कि आप एक सक्रिय राजनीति करते हैं और आपको देश के मुद्दों से सरोकार है, देश के मुद्दों से लगाव है। मान लिया कि आपको कानूनी ज्ञान नहीं है, इसलिए वक्फ अमेंडमेंट पर आप नहीं बोले, लेकिन बटन दबाने तो आपको आता होगा, क्योंकि वो तो लोकसभा के कर्मचारी बता देते हैं कि हरी बटन है, लाल बटन है और पीली बटन है। अगर आप समर्थन में है तो हरा दबाइए, विरोध में है तो लाल दबाइए, और न्यूट्रल है तो पीला दबाइए। तीनों बटन होता है।
और बटन दबाने भी अगर नहीं आता है तो लोकसभा का सीट कब्जाए कहाँ है? छोड़िए, हमारे जैसे किसी आदमी को जाने दीजिए, क्योंकि जब सीट से हटेंगे तभी तो हम जाएंगे। हमारे धर्मेंद्र भाई जाएंगे, हमारे धनंजय तिवारी जाएंगे, हमारे जितेंद्र राजपूत जाएंगे, अशोक अग्रवाल जाएंगे, और लोग जाएंगे। लोगों को जाने आने की कमी थोड़ी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि पार्ट टाइम राजनीति और दिखावे की राजनीति से दूरी बनाए और मुद्दे की राजनीति को अपनाएं। मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राजनीति की सराहना नहीं करूंगा, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूं। लेकिन राजनीतिक का यह मांग है कि अगर आप राजनीति में आए हैं तो मुद्दा अपनाएं, मुद्दे के साथ खुद को जोड़े और हर मामले पर तैयार बैठे रहें। जिस तरह से देश की सेना 24 घंटे तैयार बैठे रहती है, उधर पाकिस्तान से थोड़ा कड़कड़ हुई, इधर सेना अटैक के लिए तैयार। आपको भी यही करना है। मुझे कहते हुए बिल्कुल हर्ष हो रहा है और आपको बताने की वजह लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 की हैसियत में अमित शाह है। वो अलग बात है कि सरकार में नंबर 2 की जगह पर राजनाथ सिंह जी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन मैं मानता हूं और यहां कहता भी हूं कि राजनाथ की कोई पोजीशन नहीं है। वो सिर्फ खुश करने के लिए लिखा गया है कि वो आप नंबर 2 में है। मोदी के बाद शाह ही है, इसमें कहीं कोई संदेह रत्ती भर नहीं है। वो नंबर 2 वाला आदमी हैदराबाद में निगम का चुनाव हो रहा है, वो सड़क पर पदयात्रा कर रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, वो डोर टू डोर जा करके पंपलेट बांट रहा है। वो जो पर्चे बांटने के लिए छोटे मोटे वर्कर रखे जाते हैं। मोदी के बाद, और मैं तो कहूंगा कि कई बार मोदी से ज्यादा जो भाजपा में लोकप्रिय है देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जन है, वो है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री। वो निगम के चुनाव में पदयात्रा करते हैं, रोड शो करते हैं, पंपलेट बांटते हैं। मतलब भाजपा का नंबर 1 नेता निगम के चुनाव में भी जमीन पर होता है, और आप चुनाव के टाइम में विदेश में होते हैं। लोकसभा में महत्वपूर्ण बिल पर बहस हो रहा है और आप नदारत हैं। क्या कर रहे हैं मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि एफिडेविट में आपने कोई चुनाव नहीं लिखा है, कोई व्यवसाय नहीं लिखा है, कोई परिवार भी तो आपका नहीं है। राहुल गांधी एफिडेविट के अनुसार कुंवारे हैं। वो अलग बात है कि चंद्रा स्वामी आपके बीवी बच्चे का नाम रखता है, लेकिन आप तो कुंवारे लिखे हैं। तो हम जैसे, मान लीजिए मुझे तो डर है कि मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरी पत्नी आगे चुप रहो, बेटी के शादी के विषय में चिंता करो, वीडियो से खाना नहीं मिलेगा, सुंदर दामाद नहीं मिलेगा। तो मेरा तो है, मैं तो डर के मारे बोल रहा हूं कि मैं जल्दी जल्दी 10-20 मिनट बोल करके मैं वीडियो बंद करूं, नहीं तो बीवी कहेगी कि भाई बच्चे पैदा कर दिए, उनकी शादी ब्याह की चिंता करो, क्योंकि स्कूल कॉलेज वाला काम हो चुका है, अब एक विवाह ही चिंता है। आपके पास तो वो भी चिंता नहीं, आपको तो यही चिंता है कि अपनी पार्टी के सर सर्वाइव करें, और मेन काम आप नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे आप पर भरोसा करें। मित्रों, यहाँ पे 1-2 उदाहरण था, चर्चाएं तो भी बहुत है। चर्चा करने पर 40 दिन लग जाएगा, और 15-20 मिनट के लिए आता हूं ताकि लोगों के डाटा का ध्यान रखूं और अपनी बात सब तक पहुंचा सकूं। अंत में एक ही बात कहूंगा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बड़ा जरूरी है, और एकमात्र कांग्रेस पार्टी ही भाजपा के बात है जिसका राष्ट्रीय पहचान है, राष्ट्रीय अस्तित्व है और राष्ट्रीय स्तर पर लोग हैं। इसलिए उसका मजबूत होना लोकतंत्र के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि 140-50 करोड़ वाले इस विशाल राष्ट्र को संभालने वाला आदमी अतताई ना हो, क्योंकि उसके सामने अगर मजबूत विकल्प मजबूर करता हुआ प्रतीत नहीं होगा तो वो देश को बढ़िया से संभाल के चला नहीं पाएगा, क्योंकि वो निश्चिंत होगा कि मेरे मुकाबले में कोई नहीं है, और मुकाबले में कोई नहीं है तो मैदान नीरस हो जाता है। और अगर प्रतिद्वंदी मजबूत हो तो वो मैदान सक्रिय रहता है और लोगों का उत्साह बना रहता है, तत्परता बनी रहती है, उत्सुकता बनी रहती है कि कब क्या होगा। हम चाहते हैं कि आप मजबूत हों, तभी देश मजबूत होगा और तभी आपके होने का कोई मतलब होगा। और सुझाव यही है कि अधिवेशन से कुछ नहीं निकलेगा। आप आत्मचिंतन करिए, आत्ममंथन करिए और विचार करिए कि पार्ट टाइम राजनीति इतने बड़े विशाल देश के लिए है, और उस पार्टी के लिए जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है,
या फुल टाइम है जैसे मोदी करते हैं, शाह करते हैं, योगी करते हैं, या आप बस ऑक्सेशनल आएंगे और सोशल मीडिया पर छा जाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद पता ना कहां जाएंगे, या तो हमें पता नहीं तो बताओ क्या। विचार जरूर करिएगा, हम तो कर ही रहे हैं और राष्ट्र हित में आपको सलाह दे रहे हैं। अगर मेरा सुझाव आपको लग रहा है कि सही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और समस्या को समाधान मिलता है तो वह समाप्त होता है। मैं मानता हूं कि मेरी एक दिन वीडियो बना लेने से समस्या समाप्त नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। जैसे राहुल गांधी आज मेरी बात बेशक ना माने, लेकिन एक दिन मानने पर मजबूर होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था और वो बात आज राहुल गांधी को लग रही है कि आप गठबंधन करके अपने मतदाताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को गठबंधन वाले को दे दिए। जैसे बिहार में लालू को दे दिए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह को दे दिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को दे दिए, और अब आप कंगाली के हाल में है, खाली हैं। अब आप कह रहे हैं कि यार दलित और मुसलमान के चक्कर में ओबीसी छिटक गया, उसको जल्दी से पकड़ो। तो इस तरह से राजनीति में नहीं पकड़ा जाता। राजनीतिक मेढक हाथ में इकट्ठा करने वाला खेल नहीं है, नहीं तो मेढक एक एक उछलेगा। राजनीति लोगों को सहेज करके गले लगा करके होता है। ऐसा नहीं होता कि दलित को छोड़ के ओबीसी को ले ले, ओबीसी को छोड़ करके मुसलमान को ले ले, मुसलमान को छोड़ करके राजपूत को ले ले। नहीं, राजनीति सबको गले लगाने से होता है, सबको अपनाने से होता है। इसको छोड़ के उसको ले, उसको छोड़ के उसको ले से नहीं होता है। सर्वांगीण विकास तभी होगा जब सर्वाधिक लोगों का साथ होगा, सर्वाधिक लोगों का सहयोग और आशीर्वाद होगा। विचार जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम।